जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा सीधी भर्ती 2020-21 के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का जो आपका प्रवेश पत्र जारी हो गया उससे रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जैसे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, अटेस्टेड कराना है कि नहीं कराना है, कौन सा सर्टिफिकेट आपका मान्य है और जो कॉमन क्वेश्चन है सभी कैंडिडेट के उन सभी को इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं ये दोस्तों मेरा एडमिट कार्ड था, मेरा पहले फेज में हुआ था तो मेरा एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं इसमें 20/4/2022 का है और आप लोगों में जब आया होगा तो उस पर 20/5/2022, 21/5/2022 और 23/5/2022 3 डेट में आपका होना है। तो देख सकते हैं मेरा हालांकि पुलिस लाइन वाराणसी में हुआ था और अभी पता चला है कि सभी का अलग अलग सेंटर पर भेजा, जैसे कि इलाहाबाद वालों का गोरखपुर भेज दिया है और आजमगढ़ वालों का लखनऊ भेजा है, ऐसे ही सबका अलग अलग है। तो लेकिन जो एडमिट कार्ड हमारा आया था सेम वैसे ही है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऊपर जो 2 ब्लैंक दिखा रहा है वहाँ पे आपका 2 फोटो रहेंगे, एक आप जो रजिस्ट्रेशन में डाले थे, दूसरा आपका जब पेपर देने गए थे तब का रहा होगा। साथ ही नीचे जो अगला ब्लैंक ब्रैकेट है उसमें आपका सिग्नेचर था। अब नीचे देख सकते हैं अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटो है, तो वहाँ पर आपको एक फोटो लगानी है। साथ ही देख सकते हैं नीचे अगर बात की जाए आई के बाद आपका नाम और अपने पिताजी का नाम मेंशन करना है। इसमें देख सकते हैं उसका हिंदी में भी देख सकते हैं, मैं अपना नाम करेंगे, अपने पिताजी का नाम ऐसे करके उसके बाद डेट इस पर दोस्तों वही पड़ेगी जिसपे आपका DVPST होगा। साथ ही इस पर देख सकते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर, तो उम्मीदवार का जो हस्ताक्षर होगा वो यहाँ पे आप करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लेखित दिनांक, समय और स्थान सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि किसी का DVPST 20 को है और उसका 20 को UPSI का रनिंग है तो वो अपना नेक्स्ट डे पे करा सकता है एप्लीकेशन देके, क्योंकि उसका उस दिन दोनों है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सामान्य परिस्थिति अगर है तो उसमें नहीं बदला जाएगा, लेकिन अगर कोई मेडिकल या फिर कोई और इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है तब आपका DVPST का डेट बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किए गए सेवा नियमों और विज्ञापनों के अनुसार नहीं पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी किसी भी चरण में रद्द की जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि उन्होंने जारी किया है भर्ती बोर्ड ने, अगर उसमें आप जो मानक परीक्षण है या अभिलेखों की समीक्षा और मानक परीक्षण जो करेंगे, अगर आप उसको फुल क्राइटेरिया जो दिया है उसको अगर फुलफिल करते हैं तभी आप उसमें फिट होंगे, अदरवाइज आपको अनफिट करके वहीं से आपकी भर्ती प्रक्रिया को आपसे बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं अभिलेखों की समीक्षा के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं कि आप अंततः चुने गए। उम्मीदवार का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। तो दोस्तों जैसे जो तीसरा पॉइंट है उसमें इसका साफ मतलब है कि अगर आपने जैसे DVPST पास हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपकी मेरिट बेस पे होगा। साथ ही जब आपका फाइनल आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उससे पहले आपका जो मूल डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, उसका फिर से सत्यापन कराया जाएगा। चौथा पॉइंट देख सकते हैं यदि आवेदन पत्र में उल्लेखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के योग्य नहीं है और आरक्षित श्रेणी के लिए उसका दावा निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के सभी पात्रता को पूरा करता है तब उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के चरण के बाद इस संबंध में किसी परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि अभी कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर मैंने गलती से EWS सर्टिफिकेट ये अपलोड कर दिया या फिर OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला अपलोड कर दिया या फिर कोई और गलती हुई है। तो दोस्तों जैसा कि अगर ऐसी कोई गलती है और आपने की है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपको एक एज ए जनरल कैंडिडेट आपको हैंडल करेंगे। उसके बाद अगर आप जनरल कैंडिडेट की जो फुल क्राइटेरिया है अनरिजर्व वाली, अगर उसको आप फुलफिल करते हैं तो आपको फिट किया जाएगा, अदरवाइज अनफिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता या आहार भत्ता या कोई अन्य खर्च नहीं प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, अपना आपको यात्रा के लिए खुद आपको उठाना पड़ेगा खर्चा। साथ ही जब आप जा रहे हैं जैसे दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो अपने खाने की व्यवस्था, साथ ही अब इतनी गर्मी अधिक है तो पानी और ठहरने की व्यवस्था करके जाइएगा। साथ ही देख सकते हैं अगला पॉइंट है डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार, ई-आधार अथवा पासपोर्ट लाना अनिवार्य है। मूल फोटो पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र के बिना अभिलेखों की समीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ में आपका एक फोटो ID प्रूफ होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं। फोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन या परीक्षा के समय अपलोड करके चिपकाई गई। तो दोस्तों जैसे कि आपने जो
एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय जो आपने फोटो लगाई है उसी को लगाइएगा। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो फोटो ऐसा लगाइएगा जिसमें आपकी पहचान इजीली हो जाए, क्योंकि अगर इजीली नहीं होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको थोड़े परेशान होना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने पास प्रवेश पत्र की एक और कॉपी एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका सबमिट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं 1.1 में आपका सबसे पहले है आवेदन पत्र अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों जब आप एप्लीकेशन सबमिट किए होंगे तो आपके पास जो प्रिंट आउट होगा उसको लेके जाना है। अगर मान लीजिए किसी के पास वो प्रिंट आउट नहीं है और कहते हैं कि आप कहाँ से डाउनलोड करें, तो ये दोस्तों डाउनलोड के लिए एक लिंक है, हालांकि उस पर करने पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो उसके बावजूद भी आप जाइए, आपको एक फाइल मिलेगी, उसमें आपका ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहता है जिसपे आपको सिग्नेचर और पूरा डिटेल भरना होता है। अगला है देख सकते हैं पासपोर्ट साइज कलर फोटो, तो आपके पास कम से कम 2 रंगीन फोटो होनी चाहिए। साथ ही तीसरा पॉइंट है फोटो युक्त पहचान पत्र। तो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपके पास जो ड्राइवरी लाइसेंस है या फिर कोई आईडी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें आपकी फोटो हो, आपको वेरीफाई किया जा सके कि आप ही हैं। साथ ही अगला पॉइंट है 1.4 देख सकते हैं अभिलेखों की समीक्षा की चेकलिस्ट। तो दोस्तों जो चेकलिस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि चेकलिस्ट कहाँ से डाउनलोड होगी, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब आपका सत्यापन होगा तो ऑलरेडी जो आपके फाइल मिलेगी उसमें एक डीबी चेकलिस्ट ऑलरेडी होती है। साथ ही आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर ये जैसे जो आया है सब कुछ, ये भी एक चेकलिस्ट है, तो इस पर यस या नो करेंगे। तो चेकलिस्ट को कहाँ से डाउनलोड करना उसको लेकर आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट है आपका हाई स्कूल। तो आपका जो हाई स्कूल है उसका इक्विवेलेंट जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसको लेके जाइएगा। साथ ही उसको गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करा के ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे वो गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड है कि नहीं उसको भी चेक करते हैं, साथ ही आपसे सेल्फ अटेस्टेड भी करवाते हैं जो पैनल में बैठे हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट। जो आपके पास हाई स्कूल के बाद जिनके पास इंटरमीडिएट है वो अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो भी आपके राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड रहेगा। साथ ही उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर बात की जाए, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया अर्थात BA BSc जो भी किया या बीटेक किया हुआ है तो वो, साथ ही उसके इक्विवेलेंट जो भी उनके पास है उसको लेके जाइएगा। तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट और प्रोविजनल होना चाहिए। अगर प्रोविजनल भी नहीं है तो आपके पास 3 साल का जो आपका मार्कशीट है वो होना अनिवार्य है, तो उसको भी आप राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करा के तब लेके जाइएगा। साथ ही देख सकते हैं अगला जो है O लेवल सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट। तो दोस्तों O लेवल सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट में जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो DCA हो, ADCA हो या फिर PGDCA या फिर कोई भी उसके इक्विवेलेंट में सर्टिफिकेट है, अगर वह आपका जो भी है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया था अर्थात भारत सरकार या राज्य सरकार या फिर नीलेट, डोएक या फिर UGC या फिर IGNOU या किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, चाहे वो प्राइवेट से किया हो चाहे सरकारी से हो, तो उसको स्वीकार किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। और अगर कोई है जैसे NCT वाले को कुछ जगह मान्य भी किए हैं और बाकी जगह सबसे मैंने जहाँ तक देखा है कि उनका एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये है आपका उसके इक्विवेलेंट में आपने चाहे गवर्नमेंट से किया चाहे प्राइवेट से किया है, अगर जो नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया दिया है अगर उससे वो अटेस्टेड है तो आपका मान्य होगा। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं SC सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर हालांकि कोई डेट मेंशन नहीं था कि कब का होना चाहिए। साथ ही अगर बात करें ST सर्टिफिकेट की, तो आपके पास जो भी ST कैंडिडेट उनके पास ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उनको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका OBC NCL सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो OBC के कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट, उनके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना होगा तभी वो मान्य होगा, और उत्तर प्रदेश सरकार का होगा तभी मान्य होगा, भारत सरकार का मान्य नहीं होगा। और साथ ही अगर 1 अप्रैल 2020 के पहले का है तो आपको अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका EWS सर्टिफिकेट। तो दोस्तों EWS सर्टिफिकेट का भी वही क्राइटेरिया है, 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों EWS सर्टिफिकेट आपका वही ले जाना है जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वही आपको EWS सर्टिफिकेट ले जाना, कोई अलग से EWS सर्टिफिकेट नया नहीं चाहिए, आपने जो फॉर्म भरा है उसी को चाहिए। नेक्स्ट आपका एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के पास जो उनका NOC सर्टिफिकेट है या एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट वो ले जाना है। साथ ही जो डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है, उनको उसका प्रमाण पत्र ले जाना होगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के जिनके पास डोमिसाइल है, जो जिन्होंने मेंशन किया कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उनके पास उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने दिखाया है कि वो राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारी हैं, तो उनके पास उनका होना चाहिए प्रमाण पत्र। साथ ही नेक्स्ट है आपका टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट। तो जो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल सर्विस किए उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका NCC सर्टिफिकेट। तो दोस्तों NCC में जो भी प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं उसको भी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करा के ले जाना है। और नेक्स्ट है आपका डोएक या नीलेट सोसाइटी या उसके इक्विवेलेंट। तो इसके समकक्ष डोएक या नीलेट्स के समकक्ष या उससे ऊपर की जो भी डिग्री हो, चाहे बीटेक हो चाहे एमटेक हो या फिर जो भी हो, वो सभी मान्य है। तो दोस्तों आपके पास इतना होना चाहिए। साथ ही आपके पास 2 फोटो ग्लू होना चाहिए आपके पास, और कम से कम 1 पानी की बोतल जरूर लेके जाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपके DV में जैसा कि आप देख रहे हैं कि
4400 से अधिक कैंडिडेट का डीवी पीएचडी होना है, तो आपका टाइम लग सकता है। हो सकता है किसी का सुबह ही हो जाए और किसी का डीवी होते होते शाम हो जाए, रात हो जाए। जैसे कि जब मेरा डीवी था तो मेरी डीवी कंप्लीट हुई थी वो शाम को हुई थी, और मैं जब निकला था तो लगभग 8 बज गए थे रात के, जब मेरा डीवी लिस्ट लगा था जिसमें मैं देखा कि मैं फिट हूँ कि अनफिट। तो उसके बाद तो दोस्तों जो एंड तक रुकेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और अपने यहाँ की जहाँ भी आपका डीवी होता है वहाँ की जो लिस्ट लगती है वो लिस्ट जरूर भेजिएगा, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि कितने प्रेजेंट, कितने एब्सेंट और कितने अनफिट किए गए। साथ ही आपका एक आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितने कैंडिडेट आपके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हैं। और साथ ही दोस्तों एक और वीडियो में बना के आपको पूरे जो टाइपिंग का है कि कैसे टाइपिंग होगी, कैसे काउंटिंग होगी, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, सब कुछ को मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।